हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सौरभ चौधरी और मैं एक न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट हूं। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पैनिक डिसऑर्डर के बारे में। तो जिन व्यक्ति को पैनिक डिसऑर्डर होता है उनमें क्या क्या लक्षण रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या होता है, बार बार बगैर किसी ट्रिगर के बहुत इंटेंस एंग्जाइटी या फियर के एपिसोड्स होते हैं। ये जो एपिसोड्स होते हैं 30 to 45 मिनट्स तक चल सकते हैं। तो जब ये अटैक्स आते हैं, जब ये एपिसोड्स आते हैं, तो क्या क्या लक्षण व्यक्ति को रह सकते हैं। उसको लगेगा उसका दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा है, उसकी छाती में उसको दर्द महसूस हो सकता है। उसको लग सकता है कि उसकी सांस जैसे रुक रही है या सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है। उसका शरीर कपकपा सकता है, उसको पसीने आ सकते हैं। उसको लग सकता है कि जैसे उसको चक्कर आ रहे हैं, कहीं वो गिर तो नहीं जाएगा, बेहोश होकर गिर तो नहीं जाएगा, कहीं वो पागल तो नहीं हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि उसको फिनोमिनास ऑफ डीपर्सनलाइजेशन एंड डी रियलाइजेशन भी होने लगते हैं। डी रियलाइजेशन का मतलब है कि उसको लगेगा लाइक डाउटिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड, एंड डीपर्सनलाइजेशन मतलब है कि डाउटिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेल्फ। अपने बारे में अनरियल लगना, वर्ल्ड के बारे में अनरियल लगना, कुछ अनरियल सा महसूस करेगा। एंड इसके अलावा क्या होता है, इम्पेंडिंग डूम हो सकता है। इम्पेंडिंग डूम का मतलब उसको लगेगा कहीं वो मर तो नहीं जाएगा, कहीं वो मरने वाला तो नहीं है। तो इतने इंटेंस सिम्टम्स होते हैं पैनिक डिसऑर्डर में। तो क्योंकि इंटेंसिटी सिम्टम की इतनी ज़्यादा होती है, तो इसलिए बंदे में क्या होता है, उस पर्सन में क्या होता है, अवॉइडेंट बिहेवियर आने लगता है। वो काम पे जाना बंद कर सकता है, वो एक्सरसाइज के लिए जाना बंद कर सकता है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम घर पे ही रहेगा। घर पे भी रहेगा तो सोचेगा कोई उसके पास में रहे, कुछ सेफ्टी मेजर उसके पास में हो, ठीक है ना। यदि इन केस उसको पैनिक अटैक आया, कोई उसको हॉस्पिटल ले जा सके, कोई उसकी केयर कर सके। वो साथ में अपने पास में पानी रखेगा, यदि पानी पीने से उसको रिलीफ महसूस होता है। यदि उसको पहले भी पैनिक अटैक आया हुआ है, उसने बेंजोडाइजेपिन या कोई दवाई ली हुई है जिससे उसको रिलीफ आ जाता है, उसको अपने साथ में रखना शुरू कर देगा। तो इस तरह के लक्षण होते हैं पैनिक डिसऑर्डर के। अब बात आती है कि हम अब इससे पहले कि पैनिक डिसऑर्डर बनाए तो ये जरूरी है कि हम रूल आउट कर ले इसको कोई मेडिकल कोज तो नहीं है। मेडिकल कोज का मतलब है कहीं उसको ऐसा तो नहीं है कि उसको कोई हार्ट अटैक आने वाला था, ईसीजी करके देख ले, रूल आउट कर ले। कोई मेडिकल कोज तो नहीं है, ये सब्सटेंस की विड्रॉल के चलते तो नहीं हो रहा है। और कोई दूसरी साइकेट्रिक इलनेस के चलते जिसमें ऐसे लक्षण हो सकते हैं, उनके चलते तो नहीं हो रहा है। जैसे एगोराफोबिया जो होता है, उसमें भी पैनिक अटैक्स बंदे को आ सकते हैं। तो किसी दूसरे साइकेट्रिक इलनेस के चलते तो ऐसा नहीं हो रहा है। यदि ये नहीं है तो पैनिक डिसऑर्डर है। अब बात करते हैं कि हम इसको ट्रीट कैसे करते हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास में दो तरह के ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है दवाइयाँ और दूसरा ऑप्शन है थेरेपीज। तो दवाइयों में मेनली दो तरीके की दवाइयाँ देते हैं। एक ऐसी दवाइयाँ जो कि एक्यूट अटैक को अबॉर्ट करती है, और दूसरी जो दवाइयाँ है वो मेंटेनेंस के लिए यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए दी जाती है। तो अटैक को अबॉर्ट करने के लिए हमारे पास में जो दवाइयाँ है उनको बेंजोडाइजेपिन्स बोलते हैं। तो ये लेते ही थोड़ी देर में रिलीफ कर देती है और पेशेंट सिम्टोमेटिकली बेटर महसूस करता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा ना हो, उसके लिए हमें दो तरह की दवाइयाँ देनी पड़ती है। एक है हमारे पास में SSRIs ग्रुप, जिसमें हमारा सर्टालिन हो गया, फ्लोक्सेटिन हो गया, सिटालोप्राम हो गया, और दूसरा हमारे पास में SNRI ग्रुप। तो SNRI ग्रुप में जैसे वेलनाफेक्सिन हो गया, डिलॉक्सेटिन हो गया। तो उसके बाद में हमारे पास में आता है थेरेपीज का ऑप्शन। थेरेपी में हम मेनली पेशेंट के डिस्टॉर्टेड थॉट्स जो है उनको टारगेट करने की कोशिश करते हैं। तो CBT या दूसरी कोई साइकोथेरेपी जिसमें हम इसके कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस को रिकॉग्नाइज करके उनको टारगेट कर सके, ये कोशिश करते हैं। दूसरा है ग्रेडेड एक्सपोजर, यानी कि डीसेंसिटाइज करते हैं विद द सिचुएशन ग्रेजुअली। तो ये था आज की वीडियो में। एंड उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा। यदि आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं। थैंक यू सो मच।